प्यारे बच्चों, इंजन हौज के प्रयोग में हमने देखा कि किस तरह से अगर हमारे पास अलग अलग छड़ हैं तो उनके ऊष्मा चालकताओं की हम तुलना कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक इंडिविजुअल छड़ है, एक ही छड़ है, एक ही किसी पदार्थ का छड़ है, तो उसका ऊष्मा चालकता कैसे ज्ञात करें। तो उसके लिए एक प्रयोग है, सर्ल का प्रयोग। इसको देखते हैं हम। ये उपकरण है, इसको सर्ल का उपकरण कहते हैं। इसमें जब किसी पदार्थ के छड़ की ऊष्मा चालकता ज्ञात करनी रहती है, उसको इस तरह से ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिया गया है Mn एक पदार्थ है, उसका छड़ है Mn, और इसके एक सिरे को M सिरे को भाप चैम्बर में रख दिया गया है, और दूसरा सिरा जो है वहाँ पर एक सर्पिलाकार कॉपर की नली लपेटी गई है, जिसके नली के एक सिरे से हम पानी को अंदर डालते हैं और नली के दूसरे सिरे से पानी को बाहर निकालते हैं। जिधर से पानी अंदर डालते हैं वहाँ पर एक तापमापी लगाया गया है T3, और जहाँ से पानी बाहर निकलता है, सर्पिलाकार नली के एंड में जहाँ पानी बाहर निकलता है वहाँ पर एक तापमापी लगाया गया है T4। भाप चैम्बर की तरफ दो तापमापी लगे हुए हैं। छड़ में थोड़ा सा खांचा बना दिया जाता है और उसमें पारा भी भर दिया जाता है, ताकि जो तापमापी का जो घुंडी है वो पारे के संपर्क में रहे और छड़ का प्रॉपर टेम्परेचर को मेज़र कर सके। क्योंकि पारा वहाँ पर खांचे में डाल देने पर वो जो तापमापी है वो छड़ के अच्छे से कांटेक्ट में आती है, तो वहाँ पर खांचे में थोड़ा थोड़ा पारा डाल के हम T1 और T2 तापमापी को लगा देते हैं। तो इस तरह से चार तापमापी यहाँ पर लगे हुए हैं, T1, T2। पानी जहाँ पर एंटर हो रहा है वहाँ पर एक तापमापी T3, और जहाँ पानी की निकासी होगी वहाँ पर एक तापमापी T4। ये जो छड़ है Mn, इसको रुई या नमदे से लपेट दिया जाता है ताकि विकिरण से ऊर्जा हानि को रोका जा सके। अब इसकी हम प्रयोग विधि देखते हैं कि किस तरह से प्रयोग करेंगे। तो प्रयोग करने के लिए सबसे पहले पानी को प्रवाहित किया जाएगा, और पानी को धीरे धीरे और स्थायी रूप से प्रवाहित किया जाएगा। कंटिन्यूसली पानी जो है फ्लो होते रहे, लेकिन धीरे धीरे फ्लो होते रहे। पानी को फ्लो करने के बाद फिर भाप चैम्बर में हम भाप देंगे। जब भाप चैम्बर में भाप देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, जो छड़ का जो है तापमान बढ़ते जाएगा। छड़ का तापमान बढ़ते जाएगा, फिर एक अवस्था ऐसी आएगी जब तापमान बढ़ना रुक जाएगा। उस अवस्था को क्या कहते हैं, आपको भली भांति पता है। उस अवस्था को कहते हैं स्थायी अवस्था। तो स्थायी अवस्था में हम कुछ यहाँ पर मेज़रमेंट लेंगे, कुछ मापन करेंगे। क्या क्या मापन करेंगे? स्थायी अवस्था में हम T1 का जो पहला तापमापी है T1 ले लेते हैं, दूसरे तापमापी T2 का टेम्परेचर ले लेते हैं, जो पानी जहाँ से एंटर कर रहा है वहाँ का तापमान ले लेते हैं, और पानी जहाँ से बाहर निकल रहा है उसका तापमान ले लेते हैं। साथ ही जो T1 और T2 तापमापी है उन दोनों के बीच की दूरी भी हम पता कर लेते हैं, और हमें जो है एक और मान चाहिए होगा, वो है छड़ का क्रॉस सेक्शन, मतलब छड़ का अनुप्रस्थ परिच्छेद का मान। साथ ही एक T समय में जो पानी जो निकल रहा है उसका द्रव्यमान भी हम ज्ञात कर लेते हैं। इस तरह से हमारे पास क्या क्या मान होना चाहिए देख लेते हैं एक बार। प्रेक्षण के लिए सबसे पहले छड़ का अनुप्रस्थ परिच्छेद का काट A हमें पता रहना चाहिए। T1 और T2 के बीच की दूरी L पता रहनी चाहिए। चारों तापमापी का मान पता रहना चाहिए। T1, T2, पानी जहाँ से अंदर आ रहा है उसका, और पानी जहाँ से बाहर निकल आ रहा है उसका, और T सेकेंड में बहने वाले पानी का द्रव्यमान M हमें पता रहना चाहिए। अब इतना पता होने के बाद हम ऊष्मा चालकता की गणना किस प्रकार से करेंगे, आइए देखते हैं। तो इतना मान पता होने के बाद छड़ में जो ताप प्रवणता होगी वो किस सूत्र से दिया जाएगा? ताप प्रवणता दिया जाएगा T1 - T2 बटे L, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी L है, तो ताप प्रवणता दिया जाएगा T1 - T2 बटे L। अब देखिए, छड़ में जो है T सेकेंड में M से N की ओर जो ऊष्मा जो प्रवाहित हो रही है, छड़ में T सेकेंड में M से N की ओर, गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर जो ऊष्मा प्रवाहित हो रही है, उसका सूत्र क्या हो जाएगा? Q बराबर
के ए ब्रैकेट में T1 माइनस T2 इंटू स्मॉल टी बटे एल, जहाँ के जो है पदार्थ का उष्मा चालकता गुणांक है। इसको हम पहले भी इस सूत्र को देख चुके हैं। अब ये जो उष्मा है ये टी सेकेंड में नली में प्रवाहित होने वाले m ग्राम पानी द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी, क्योंकि उष्मा आगे जाएगी और आगे में सर्पिलाकार नली यहाँ पर लपेटा गया है। तो ये जो उष्मा है उस पानी द्वारा टी सेकेंड में अवशोषित कर ली जाएगी। तो जो उष्मा को अवशोषित की जाएगी पानी द्वारा, उसका सूत्र कैसे दिया जाएगा? उसका सूत्र होगा Q बराबर m गुणित S गुणित T4 माइनस T3, जहाँ T4 माइनस T3 पानी का जो है तापांतर है, बाहर निकलते हुए पानी और अंदर आते हुए समय पानी, दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस है। S जो है ये पानी की विशिष्ट उष्माधारिता है, और CGS में अगर इसका मान हम देखें तो 1 कैलोरी ग्राम प्रति सेल्सियस होता है, 1 कैलोरी प्रति ग्राम सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर इस सूत्र में हम S के बदले 1 रख सकते हैं। तो सूत्र हो जाएगा Q बराबर m गुणित T4 माइनस T3। ये समीकरण 2 है, और पहले जो समीकरण है वो समीकरण 1 है। दोनों समीकरणों की हम तुलना करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से रूप प्राप्त होगा इसका, K ब्रैकेट में T1 माइनस T2 ब्रैकेट क्लोज इंटू T बाई L इक्वल टू M ब्रैकेट में T4 माइनस T3। इस सूत्र से हम K का वैल्यू निकाल लेंगे। K का वैल्यू क्या होगा? K इक्वल टू K बराबर M ब्रैकेट में T4 माइनस T3 गुणित L बटे A ब्रैकेट में T1 माइनस T2 कोष्टक बंद इंटू T। तो ये जो सूत्र है इसकी सहायता से हम, अगर हमें चारों तापमापियों का तापमान पता है, T1, T2, T3, T4, और पहले जो 2 तापमापी हैं T1 और T2, उनके बीच की दूरी पता है, और जो छड़ है उसका क्रॉस सेक्शन या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A पता है, और एक समय पता है जितने समय में हम पानी को प्रवाहित कर रहे हैं उसका द्रव्यमान ले रहे हैं, वो समय पता है और पानी का द्रव्यमान पता है। तो हम इस सूत्र से समीकरण नंबर 3 से हम उष्मा चालकता ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, इस प्रयोग के कुछ लिमिटेशन हैं, कुछ सीमाएं हैं, कुछ त्रुटि के स्रोत हैं। क्या क्या त्रुटि के स्रोत हो सकते हैं, देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो स्थायी अवस्था है वो एक आदर्श अवस्था होता है, उसको प्राप्त करना बहुत ही कठिन होता है। और सेकंड क्या इसका लिमिटेशन है? सेकंड लिमिटेशन ये है कि हम यहाँ पर देखिए रुई और नमदाल लपेटे हैं ताकि विकिरण से जो उष्मा का हानि है उसको रोका जा सके, लेकिन विकिरण से जो उष्मा हानि है उसको रोकना मुश्किल होता है। तो ये भी यहाँ पर एक त्रुटि आने की संभावना होती है। इस प्रयोग को करते समय किन किन सावधानियों का ख्याल रखना चाहिए वो देखते हैं। तो पहले नंबर पे हमें जल का जो प्रवाह है वो सतत एवं मंद गति से होना चाहिए, मतलब कि जल का प्रवाह एकदम फास्ट नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए और सतत रूप से होना चाहिए। सेकंड है, नली में पहले पानी को हमें प्रवाहित करना चाहिए, उसके बाद ही भाप प्रकोष्ठ में भाप को भेजना चाहिए। जो चैम्बर है, भाप का जो चैम्बर है, वेपर चैम्बर है, उसमें बाद में भेजेंगे हम भाप को, पहले हम पानी को प्रवाहित करेंगे। थर्ड है कि जितना भी टेम्परेचर हम मेज़र यहाँ कर रहे हैं वो ताप की स्थायी अवस्था आने के बाद ही हमें टेम्परेचर मेज़र करना है। तो इन सावधानियों का ख्याल रखना है हमें उष्मा चालकता गुणांक ज्ञात करते समय। बच्चों, आइए अब हम उष्मा चालकता से जुड़े डेली लाइफ में कुछ उसके यूज़ देखते हैं कि किस प्रकार से उष्मा चालकता हमें दैनिक दिनचर्या में प्रभावित करती है। अच्छा, ठंड के दिनों में सभी लोग ऊन के कपड़े पहनते हैं, उन्हीं कपड़ों से बना स्वेटर पहनते हैं। तो उन्हीं कपड़ों से जो बना स्वेटर है वो हमें ठंडी से बचाता है। क्यों बचाता है? क्योंकि जो ऊनी कपड़े रहते हैं उनके बीच, उनके रेशों के बीच में हवा रहती है, और हवा जो है उष्मा का कुचालक है। तो वो जो है शरीर की जो उष्मा है उसको बाहर नहीं निकलने देती, और इस तरह से हमें गर्म लगता है। आपको लगता होगा कि जो ऊन का जो कपड़ा है, जो ऊनी जो स्वेटर है, वो गर्मी देता है। वो गर्मी नहीं देता है। वो क्या करता है? हमारे शरीर से जो उष्मा जो है उसको जाने से रोकता है। ठीक यही काम जो है
कंबल भी करता है और रजाई भी करता है। अच्छा, जो बर्फ़ है उसको पिघलने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, भूसी के अंदर उसको रखते हैं। बर्फ़ को धान की भूसी के अंदर रखते हैं। इसमें भी वही होता है, धान की भूसी के अंदर हवा रहती है, हवा फंसी रहती है और हवा ऊष्मा का कुचालक है, तो बाहर की ऊष्मा को अंदर नहीं आने देती, जिसकी वजह से बर्फ़ नहीं पिघलता। अच्छा, आपको पता है ध्रुवीय क्षेत्रों में एस्किमो लोग जो होते हैं, एस्किमो एक प्रजाति होता है लोगों की, तो वो जो है अपने घरों को जो है दोहरी दीवार की बनाते हैं, बर्फ़ की दोहरी दीवार। ऐसा क्यों? क्योंकि बर्फ़ की अगर हम दोहरी दीवार बना दें तो उसमें क्या है कि दोनों दीवारों के बीच में हवा भरी रहेगी, और जैसा कि मैंने बताया हवा जो है ऊष्मा का कुचालक है, तो इसमें जो है वो जो घर रहेगा दोहरी दीवार वाला, उसके अंदर और उसके बाहर ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। और इस तरह से जो दोहरी दीवार वाला जो घर है उसको इग्लू कहते हैं, आपको पता होगा, उसको इग्लू कहते हैं। तो उसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा बाहर के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, और इस तरह से वो बाहर की ठंडी से बच जाते हैं। अच्छा, बोर का पानी या कुएं का पानी गर्मी में आप देखना ठंडा लगता है और ठंडी में थोड़ा सा गर्म लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी अंदर रहता है और मिट्टी जो है वो ऊष्मा का कुचालक है। तो गर्मी के दिनों में बाहर की जो गर्मी है, बाहर की जो ऊष्मा है वो अंदर तक नहीं आ पाती, जिससे पानी कैसा होता है, ठंडी हो रहता है, पानी जो है ठंडा रहता है पानी, क्योंकि बाहर की ऊष्मा अंदर नहीं आ पाती। और ठंड के दिनों में जब बाहर बहुत ही ठंड पड़ता है तो पानी के अंदर की जो ऊष्मा है वो बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि मिट्टी जो है कुचालक है ऊष्मा का। तो ठंड के दिनों में हमें पानी कैसा लगता है, गर्म लगता है। और एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा, जैसे कि कांच का जो ग्लास है, मोटा कांच का ग्लास, मोटे कांच के गिलास में जब आप गर्म चाय डालते हो या कोई भी गर्म तरल पदार्थ डालते हो तो वह चटक जाएगा या चटक जाता है। क्यों चटक जाएगा? क्योंकि अगर कांच का गिलास मोटा है और उसमें कोई गर्म तरल पदार्थ को डालते हैं, जैसे चाय को डाल रहे हैं, तो ऊष्मा जब अंदर के लेयर को मिलेगा तो उसमें प्रसार होगा, और कांच जो है ऊष्मा का कुचालक है, तो ऊष्मा बाहर तक नहीं जा पाएगा। मोटा अगर ग्लास है तो बाहर में प्रसार नहीं होगा, मतलब बाहरी जो लेयर है ग्लास का उसमें प्रसार नहीं होगा, अंदर के लेयर में प्रसार होगा, जिसकी वजह से ग्लास जो है चटक जाएगा। इसी तरह से अच्छा बच्चों, गर्मी के दिनों में घर का जो ताप है वो गर्म होता है, और रात के समय में बाहर का ताप ठंडा होता है और रात के समय घर का ताप गर्म होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि घर जो है ईंट, कंक्रीट ऐसे दीवारों से बनी होती है, और वे जो दीवारें हैं वे ऊष्मा की कुचालक होती हैं। तो दिन के समय तो सब गर्म रहता है, लेकिन रात के समय बाहर जो ठंडा हो जाता है, लेकिन घर के अंदर की ऊष्मा उन दीवारों की वजह से बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि वे ऊष्मा की कुचालक हैं और घर जो है गर्म रहता है। इसीलिए घर में कैसा खिड़कियां बनाई जाती हैं, खिड़कियां बनाई जाती हैं, रोशनदान छोड़े जाते हैं ताकि एयर आए और जो है घर को ठंडा करे। आप देखेंगे गांव में खपरेल की घर बनाई जाती है। खपरेल के घर पहले होते थे, आजकल तो गांव में भी कंक्रीट और ईंट के घर बनने लगे हैं। तो खपरेल के घर या जो घास फूस का घर है उसमें प्रॉपर हवा आती थी, तो अच्छा ठंडा लगता था वो। लेकिन अभी जो छत बना देते हैं, पूरी तरह से पैक कर देते हैं, और कई जगह तो खिड़की भी नहीं छोड़ते, तो उसकी वजह से दिन में तो गर्म लगता ही है, रात में भी गर्म लगता है। अब हम ऊष्मा संचरण की एक अन्य विधि संवहन को देखते हैं। तो संवहन क्या है? संवहन ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें तरल, जिसमें द्रव और गैस दोनों आएंगे, कि कण ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा ग्रहण कर तरल के ठंडे भाग की ओर चले जाते हैं। इसको कहते हैं हम संवहन। इसको समझने के लिए आप पानी को अगर आप गर्म होते हुए देखे होंगे तो उसमें आप देखना कि नीचे से
पानी के कण जो है ऊपर जाते हुए दिखते हैं। असल में होता क्या है कि जब पानी को या किसी तरल को गर्म किया जाता है तो गर्म करने से उसका प्रसार होता है। हमने देखा है प्रसार होता है चीज़ों में, गर्म करने से, उष्मा देने से प्रसार होता है, तो उसका घनत्व कम हो जाता है, मतलब वो हल्का हो जाता है। और हल्का हो जाता है तो ऊपर उठेगा, और वहाँ का जो जगह को भरने के लिए ऊपर के जो ठंडे कण हैं जिनका घनत्व ज़्यादा है, जो भारी हैं, वो नीचे की तरफ आएंगे। तो गर्म होकर कण ऊपर जाएगा और ऊपर से ठंडे कण नीचे आएंगे। ये फिर गर्म होगा, फिर ये ऊपर जाएगा और फिर वहाँ से फिर से ठंडे कण नीचे आएंगे। तो इस तरह से एक संवहन धारा सी बहने लगती है। तो संवहन क्या है? घनत्व के विभिन्नता के कारण कण जो हैं गति करते हैं और उसकी वजह से जो ऊष्मा का संचरण होता है उसको हम कहते हैं संवहन। आइए एक प्रयोग से इसको हम देखते हैं। दूसरा, संवहन, कन्वेक्शन। क्रियाकलाप 3। विधि: एक फ्लास्क में पानी भरें और स्पिरिट लैंप पर गर्म करने रखें। इसमें थोड़ी मात्रा में स्याही की बूंद डालें। क्या आप संवहन रेखाएं देख सकते हैं? फ्लास्क में द्रव लेकर गर्म करने पर पेंदी का द्रव शीघ्र गर्म हो जाता है और हल्का होकर ऊपर की ओर उठता है। इसका स्थान ऊपर का भारी द्रव ले लेता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक सारे द्रव का तापमान समान नहीं हो जाता। इस प्रकार संवहन धाराएं चलने लगती हैं। गैसों व द्रवों में ऊष्मा का संचरण इसी प्रकार होता है। बच्चों, पता है आज मेरा हाथ जल गया। वो क्या हुआ, जब मैं किचन में खाना बना रही थी तो सब्जी बनाते समय सब्जी वाले बर्तन में चम्मच छूट गया और जब मैं चम्मच को पकड़ने गई तो मेरा हाथ जल गया। बच्चों, जब भी कोई वस्तु जो ऊष्मा की चालक होती है उसके एक सिरे को गर्म करने पर उसके दूसरे सिरे पर भी हमें गर्माहट महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? जैसे घरों में पानी की टंकी ऊपर रखी होती है और पानी की टंकी से पानी का बहाव जो है वो नीचे की ओर आता है, तब हमें नलों में पानी प्राप्त होता है। बिल्कुल उसी प्रकार ऊष्मा भी उच्च ताप से निम्न ताप की ओर संचरित होती है। इसे ही हम ऊष्मा का संचरण कहते हैं। बच्चों, ऊष्मा का संचरण 3 प्रकार का होता है। एक होता है चालन, दूसरा संवहन और तीसरा विकिरण। जब द्रवों और गैसों में ऊष्मा का संचरण की हम बात करते हैं तो उसे हम संवहन कहते हैं। चलिए द्रवों में संवहन को समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए हमें जिन सामग्रियों की आवश्यकता है वो है बीकर। बीकर में पानी हमारे पास है, ये है स्पिरिट लैंप, ट्राइपॉड और ये है सरसों के दाने और स्पिरिट लैंप को जलाने के लिए माचिस। बच्चों, आपकी पुस्तक में जो संवहन के लिए क्रियाकलाप दिया गया है उसमें स्याही का उपयोग हुआ है और हम यहाँ पर क्रियाकलाप में उपयोग कर रहे हैं सरसों के दाने का, क्योंकि ये सरसों के दाने आपके घरों में भी उपलब्ध है, तो आप अपने घरों में भी इस क्रियाकलाप को करके देख पाएंगे। चलिए क्रियाकलाप शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले पानी को हम बीकर में डाल लेते हैं और अब स्पिरिट लैंप को जला लेते हैं। मेरा हाथ जला हुआ है, मुझे बहुत जलन हो रही है। और अब इसमें डालते हैं सरसों के दाने। इस सरसों के दाने गिर रहे हैं। चलिए इतने सरसों के दाने जो है हम इसमें डाल देते हैं। देखिए अभी सरसों के दाने जो हैं वो नीचे तल पर बैठे हुए हैं। देखते हैं जैसे जैसे गर्म होगा उस समय क्या प्रक्रिया होती है। जैसे जैसे पानी गर्म हो रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा ये सरसों के दाने जो हैं ये आपको ऊपर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब बीकर में रखा पानी को हम गर्म कर रहे हैं तो सबसे पहले बीकर की तली गर्म हो रही है और इसलिए बीकर की तली पे संपर्क में आने वाला जो पानी है वो सबसे पहले गर्म हो रहा है और वह गर्म होके हल्का हो गया जिसके कारण वह ऊपर उठ रहा है
और इसलिए हमें सरसों के दाने भी जो हैं जो तली पे थे वो ऊपर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसका स्थान जो ऊपर ठंडा पानी है वो ले रहा है। इस प्रकार इसमें ऊष्मा का संचरण हो रहा है और इसे ही हम संवहन की प्रक्रिया कहते हैं। तो जो द्रवों में ऊष्मा के संचरण की प्रक्रिया होती है वो संवहन कहलाती है। बच्चों, संवहन दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक संवहन और दूसरा होता है प्रणोदित संवहन। प्रणोदित या उसको कहते हैं फोर्स कन्वेक्शन, और एक होता है प्राकृतिक संवहन नेचुरल कन्वेक्शन। तो जो प्राकृतिक संवहन होता है उसमें माध्यम में जो घनत्व का जो डिफरेंस होता है, घनत्व में जो विभिन्नता होती है, उसके कारण कण कम घनत्व से अधिक घनत्व वाली जगह की ओर जाती हैं, या घनत्व के डिफरेंस की वजह से जो ऊष्मा का संचरण होता है, कणों में जो गति होती है और ऊष्मा का जो संचरण होता है, उसको हम कहते हैं प्राकृतिक संवहन। जैसे समुद्री हवाओं का चलना या आंधी तूफान का आना, ये सब प्राकृतिक संवहन का उदाहरण है। दूसरा होता है प्रणोदित संवहन। जब हम माध्यम के कणों को पंखे के माध्यम से हम उसको गति देते हैं, तब उस प्रकार का जो संवहन होता है वो प्रणोदित संवहन होता है। जैसे कमरे में हम पंखा चला रहे हैं तो हम असल में जो कण है उसको पंखे के माध्यम से उसको विस्थापित कर रहे हैं। या जो एयर कंडीशनिंग होती है, एयर कंडीशनिंग भी प्रणोदित संवहन का उदाहरण है। अब संवहन के कुछ अनुप्रयोग देखते हैं। डेली लाइफ में भी कुछ अनुप्रयोग हैं और कुछ हमारे आसपास में भी संवहन से संबंधित कुछ घटनाएं होती हैं, इनको हम देख लेते हैं। बच्चों, कमरों का वेंटिलेशन कैसे होता है देखते हैं। कमरों में ऊपर की तरफ छत के पास जो है रोशनदान बनाए जाते हैं, छोटी खिड़कियां छत के पास, और नीचे तरफ बड़ी खिड़की बनाई जाती है। तो घर की जो गर्म हवा है या कमरे की जो गर्म हवा है, जो दूषित हवा है, वो ऊपर जाती है और ऊपर वो रोशनदान से बाहर चली जाएगी, क्योंकि जो गर्म हवा है वो हल्की होती है, तो हल्की होकर ऊपर उठेगी और रोशनदान के जरिए बाहर चली जाएगी। और खिड़कियों में जो ठंडी हवा है वो अंदर आती है। तो इस तरह से हवा का आना जाना बना रहता है और कमरा जो है हवादार रहता है और हमें अच्छा लगता है। तो संवहन के यहाँ पर हमने देखा एप्लीकेशन या अनुप्रयोग, इसकी वजह से कमरा जो है हवादार बना रहता है। बच्चों, पहले एक बल्ब आता था, इस तरह से एक इसका जो रोशनी है थोड़ा सा लालपन लिए रहता है। इसके अंदर एक फिलामेंट आप देख पा रहे हैं। ये फिलामेंट जो है टंगिस्टन धातु का बना हुआ होता है और इस बल्ब के अंदर जो है आर्गन गैस, मतलब एक निष्क्रिय गैस को भर दिया जाता है। इससे क्या होता है, जब करंट दिया जाता है तो जो फिलामेंट है, जो तंतु है, वो गर्म होता है और गर्म होता है और जो गैस है, जो निष्क्रिय गैस है, वो उस गर्मी को जो है संवहन के जरिए पूरे बल्ब में उसका संचरण होता है। जो ऊष्मा का संचरण है निष्क्रिय गैस के जरिए पूरे बल्ब में होता है और जो तंतु है उसका तापमान बहुत अधिक बढ़ नहीं पाता, इतना नहीं बढ़ पाता कि उसका गलनांक तक पहुँचे। जो तंतु का जो गलनांक है उस टेम्परेचर तक नहीं पहुँच पाता, जिससे कि तंतु जो है या फिलामेंट जो है नहीं टूटता। अब यहाँ पर आपको ये भी जानना चाहिए कि निष्क्रिय गैस ही क्यों भरते हैं। पहली बात तो ये है कि निष्क्रिय गैस अगर हम भर रहे हैं जैसे आर्गन, तो वो तंतु के साथ क्रिया नहीं करेगा। अगर हम इसमें नॉर्मल हवा को भर दें तो क्या होगा। जो नॉर्मल जो हवा है, हमारे वायुमंडल की जो हवा है, उसमें ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन जो है, जो फिलामेंट का जो धातु है टंगिस्टन, उसके साथ क्रिया करके ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीकरण करेगा, जिससे फिलामेंट जो है भंगुर हो जाएगा और टूट जाएगा। अगर हम निर्वात कर दें तो क्या होगा। निर्वात कर दें तो जो तंतु है या जो फिलामेंट है वो गर्म होगा और जो उसकी जो ऊष्मा है वो पूरे बल्ब में सर्कुलेट नहीं हो पाएगी और इस तरह से उसका गलनांक बढ़ जाएगा और वहाँ भी टूटने का खतरा रहेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, निष्क्रिय गैस भर देते हैं और ये जो बल्ब है इस तरह से ये काम करता है। अब हम देखते हैं समुद्री हवाएं और स्थलीय हवाएं क्या होती हैं, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। बच्चों, लोग समुद्र किनारे घूमने जाते हैं, वहाँ ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेते हैं, आनंद लेते हैं। आपको पता है वो ठंडी हवा कहाँ से आती है, उसके पीछे
यही संवहन का सिद्धांत छुपा हुआ है, यही भौतिक विज्ञान वहाँ पर काम करता है। आइए देखते हैं वहाँ वो ठंडी हवाएं जिसको हम सी ब्रीज कहते हैं, या सी ब्रीज या फिर लैंड ब्रीज, वो क्या चीज़ होता है उसको हम देखते हैं। तो जो समुद्र होता है, समुद्र पानी में भरा रहता है, समुद्र में पूरा पानी भरा हुआ है, और पानी की जो विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है वो बहुत अधिक होती है, और समुद्र के किनारे जो ज़मीन है उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता कम होती है। विशिष्ट ऊष्माधारिता ज़्यादा होती है, इसका क्या मतलब हुआ? विशिष्ट ऊष्माधारिता ज़्यादा है पानी का, इसका मतलब वो लेट से गर्म होगी, वो ज़्यादा ऊष्मा लेगी तो बहुत देर से गर्म होगी, और उसी तरह बहुत देर से ठंडा भी होगी। ज़मीन है वो जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो दिन के समय क्या होता है, पृथ्वी जो है या जो समुद्र के किनारे की जो ज़मीन है वो जल्दी गर्म हो गई, और उसकी अपेक्षा जो समुद्र है वो ठंडा है। तो दिन के समय जो ज़मीन से जो हवाएं हैं वो हल्की होकर ऊपर उठेंगी तो वहाँ पर दाब में कमी हो जाएगी, तो समुद्र से ठंडी हवाएं उसको भरने के लिए आती हैं, उसी को हम कहते हैं सी ब्रीज या फिर समुद्री हवाएं। अब रात के समय क्या होता है, रात के समय जो ज़मीन है वो जल्दी ठंडा हो जाता है, और समुद्र जो है उसकी अपेक्षा गर्म रहता है। तो अब की बार क्या होगा, समुद्र की सतह से जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर की ओर उठती हैं, तो वहाँ का दाब कम हो जाता है, और उसको फील करने के लिए, उस जगह को भरने के लिए पृथ्वी से जो है या समुद्र के किनारे वाली जगहों से ठंडी हवा जो है समुद्र की ओर जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं स्थलीय हवाएं या फिर लैंड ब्रीज। तो इस तरह से समुद्र के किनारे जो है, समुद्र के किनारे का जो रीजन होता है वहाँ की जो जलवायु होती है सम जलवायु होती है, ना तो ज़्यादा ठंडी लगती है ना ही ज़्यादा गर्म लगती है। बच्चों, इसीलिए समुद्र के किनारे की जो जलवायु होती है, समुद्र के किनारे जो शहर होते हैं उनकी जलवायु सम जलवायु होती है। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, समुद्र के किनारे कुछ शहर ले लेते हैं, जैसे मुंबई हो गया, गोवा हो गया, पुरी हो गया, केरल हो गया। तो यहाँ की जलवायु सम होगी। सम होगी का मतलब ना तो गर्मी में ज़्यादा गर्म लगेगा, ना ही ठंडी में वहाँ पर ज़्यादा ठंडी होगी, मतलब एक मॉडरेट क्लाइमेट वो मेंटेन करता है, ना तो ज़्यादा गर्म होगा ना ही ज़्यादा ठंड होगा। अब हम भारत के मध्य भूभाग को लेते हैं, जैसे भोपाल हो गया या रायपुर हो गया या अन्य कोई शहर जो कि समुद्र तट से बहुत दूर है और बीच वाले भाग में है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, और ठंडी में यहाँ पर ठंडी भी बहुत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि यहाँ की जलवायु सम जलवायु नहीं है। तो जो समुद्र के किनारे जो शहर रहते हैं उनकी जलवायु सम जलवायु रहती है, मतलब ना तो गर्मी में ज़्यादा गर्मी लगेगी ना ही ठंडी में ज़्यादा ठंडी। जबकि समुद्र के दूर जैसे मध्य भूभाग में जो हिस्सा है वहाँ पर जलवायु कैसी होगी, विषम जलवायु, ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी।